अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट स्टार्ट किया हुआ है तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दी थी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेडिको लीगल प्रोसीजर। ये डेफिनेशन है, व्हेन अ पर्सन इज़ अक्यूज्ड ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट और एग्रीव्ड ऑफ एन अदर इंडिविजुअल द केस इज़ ब्रॉट बिफोर अ जज फॉर अ डिसीजन ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इज़ टर्म्ड एज मेडिको लीगल प्रोसीजर। मेडिको लीगल प्रोसीजर की जो डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पास पेपर उठा के देख लें, बार बार ये डेफिनेशन आपसे लाजमी 2 नंबर की पूछी जाती है, डिफाइन लीगल प्रोसीजर। तो ये मैंने ईजीएस्ट डेफिनेशन लिखी है सैयद इजाज़ अली से। आप इसको एनआरए से भी याद कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड कोशिश करें, डेफिनेशन जो भी आपने याद करनी है उसको वर्ड बाय वर्ड याद करें। अब देखते हैं कि होता क्या। डेफिनेशन ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक बंदा जब क्राइम करता है, क्राइम के 2 पार्ट थे, मेंसलिया एंड अटेस्टिया, ये बताया था। जब तक उस पर क्राइम प्रूव नहीं हो जाता उसको कन्विक्ट नहीं कह सकते, वो अक्यूज होता है और इनोसेंट उसको कंसीडर करते हैं जब तक कि उस पर कोई इल्ज़ाम साबित ना हो जाए। तो जब किसी बंदे पे कोई इल्ज़ाम लगता है कि लेट्स सपोज उसने कोई मर्डर किया या कोई भी जो है वो क्राइम के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा है, तो अब ये केस जाता है कोर्ट में, जज के सामने। अब फैसला लेना होता है, इसके लिए उस बंदे को जाना पड़ता है, बयान देने पड़ते हैं, डिफेंस लायर होता है। ये सारा प्रोसीजर जो इस केस को टैकल करने के लिए होता है, दिस इज कॉल्ड एज द मेडिको लीगल प्रोसीजर। ये ईजीएस्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपने वर्ड बाय वर्ड याद रखनी है। यानी कि जब केस जाएगा जज के पास तो डेफिनेटली उस बंदे को अपने डिफेंस के लिए बयान देने पड़ते हैं, अपना लायर वो करता है, फिर दूसरी पार्टी लायर लेके आती है, तो इस तरीके से वो बयान होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, फाइनली जज डिसीजन देता है। तो सारा प्रोसीजर जो है ये इसको कहते हैं मेडिको लीगल प्रोसीजर। अच्छा, ये पूरे प्रोसीजर को टैकल करने से पहले 3 बातें, जो 3 रूल्स ऐसे हैं जो आपने ज़हन में रख लेने। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस केस को, किसी भी केस को टैकल करने से पहले, जो कि ये लाजमी तौर पे ज़हन में रखी जाती हैं, ला के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है कि अब लेट्स सपोज जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा है, वो अक्यूज्ड है, उसने जाके ख़ुद को अपना डिफेंस करना है, ख़ुद बयान रिकॉर्ड करवाने हैं कोर्ट में जाके। तो जितनी देर तक, पहला रूल ये है कि जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगे वो अक्यूज्ड है, वो कन्विक्ट नहीं है जब तक उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता। तो जितनी देर तक उस पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होता, वो अक्यूज़ होगा, कन्विक्ट नहीं हुआ, और उसको इनोसेंट ही कंसीडर किया जाएगा। यानी पर्सन जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं होता, वो कोई भी पर्सन है, वो इनोसेंट है। पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है, एवरी पर्सन इज सेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। कि मतलब जो बंदा है जाके कोर्ट में कोई बयान दे रहा है, कोई वीडियो चला रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसे नहीं कि जो दिल किया उसने कर दिया, बल्कि वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसका ज़िम्मेदार है, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो सही बात कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्ट का। दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल ये है कि कोई भी बंदा जो जाके कोर्ट में बयान दे रहा है, कोई वीडियो प्ले कर रहा है, कोई भी जो चीज़ लेके जा रहा है, वो ऐसे नहीं है, वो इट शुड बी बियॉन्ड द डाउट। यानी इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, जो बयान वो रिकॉर्ड करवा रहा है वो बियॉन्ड द डाउट है। अच्छा जी, अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अ लीगल प्रोसीजर। जब कोई केस आ जाता है तो केस के लिए बंदे को जाके ख़ुद के लिए बयान देने पड़ते हैं अपने आप को डिफेंस करने के लिए। तो केस को टैकल करने के लिए कौन से मराहिल से गुजरना पड़ता है, दीज आर कॉल्ड द स्टेप्स ऑफ टेकिंग एविडेंस। या लीगल प्रोसीजर के कौन कौन से स्टेप्स हैं आपको बताना है अब, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज एक बंदे पे कोई इल्ज़ाम लगा के भी ये बंदा इस मर्डर में शामिल था या इस तरह कोई भी है। अब वो बयान देने के लिए जाएगा, जब कटहरे में खड़ा होगा तो सबसे पहले वो क्या कहता है, ओथ देता है। यानी जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये ओथ है, पहले हल्फ देता है कि जो भी बात मैं कहूँगा वो बिल्कुल सच होगी। दूसरा स्टेप इसका क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ। अब लेट्स सपोज उसने कोई अपने बारे में बयान देना है, कोई बात करने की, जी मैंने इस बंदे को 6 बजे दूसरे बंदे का मर्डर करते हुए देखा है, या उसके पास इस मर्डर के बारे में कोई सबूत है, कोई वीडियो मौजूद है। अब वो वीडियो प्ले कर देता है या खुद बयान रिकॉर्ड करवाता है। तो ये जो बयान देगा, रिकॉर्ड करवाएगा या वीडियो चलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एग्जामिनेशन इन चीफ। और इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी कि जब भी वो बंदा बयान दे रहा हो या वीडियो प्ले कर रहा हो कि मैंने 6 बजे इस बंदे को दूसरे बंदे का मर्डर करते हुए देखा है, तो अब इस बयान के दौरान उसको एज इट इज़ बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जाएगा, जैसे लेट्स सपोज ऐसा सवाल पैदा हो सकता है कि ये बंदा तो है ही नहीं था, इसने तो मर्डर नहीं किया, या ये वीडियो 6 बजे की तो है ही नहीं। इस तरह के सवाल जो होंगे ये बाद में होंगे, लेकिन जब तक वो बयान दे रहा होगा या रिकॉर्ड कर रहा होगा, इसके दौरान कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डिफेंस पार्टी की तरफ से। तो दिस इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। तीसरा स्टेप आ जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। जब उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, अब इसके बाद डिफेंस लायर आएगा, दूसरी पार्टी आएगी, वो आके सवाल पूछेंगे कि जी आप कह रहे हैं 6 बजे मैंने मर्डर करते हुए देखा, ये तो वीडियो 6 बजे की नहीं है, या ये बंदा तो है ही नहीं है जिसने मर्डर किया, आप कैसे कह सकते हैं ऐसे। तो अब ये उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन जो भी होंगे इसको बाद में किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ री एग्जामिनेशन। जैसे लेट्स सपोज उसने कहा है कि मैंने पर्सन ए को देखा है 6 बजे, इसने पर्सन बी का जो है वो मर्डर किया, ठीक है, वो इस बंदा वीडियो में मौजूद था।
तो अब इसके बाद क्या होगा कि इसको वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देखा जा सकता है कि मतलब बंदा कह रहा है जिसने बयान रिकॉर्ड करा है कि मैंने इसी ही बंदे ए को ही देखा इस वीडियो में दूसरे का मर्डर करते हुए। डिफेंस पार्टी कह रही वो तो बंदा है ही नहीं है। तो वीडियो को दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा प्ले करके देखा जा सकता है कि वाकई वो बंदा इस वीडियो में है था या नहीं। दिस इज़ कॉल्ड एज री एग्जामिनेशन। और लास्ट पे जब ये सारा री एग्जामिनेशन हो गया फिर कोर्ट क्वेश्चन होते हैं, कोर्ट कुछ क्वेश्चन करती है और उसके बाद फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है। तो ये 5 स्टेप थे। ओथ, एग्जामिनेशन इन चीफ जिसमें वो मेन स्टेटमेंट या बयान रिकॉर्ड करवाता है। लेस्ट में क्रॉस को एग्जामिनेशन मतलब उससे सवाल किए जाते हैं कि ये कैसे आप कह रहे हैं। इसके बाद री एग्जामिनेशन, अगर कोई शक हो तो दोबारा वीडियो को या उसके बयान को दोबारा रिकॉर्ड कर चला के दिखा जा सकता है। और लास्ट में कोर्ट क्वेश्चन करती है और इसके बाद जो आ जाता है वो डिसीजन आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपको बताना है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कौन बंदा क्राइम कर सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें क्राइम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्राइम नहीं है, बंदे ने क्राइम नहीं किया। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके लिए 3 सेक्शन है। वैसे लॉ के ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कुछ सेक्शन है, वैसे हमने सारे सेक्शन नहीं करने, इतने सारे सेक्शन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं लॉ को ख़त्म करने के बाद समरी बनाऊंगा और उसमें आपको सेक्शन बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपने करने। लेकिन ये 3 सेक्शन 82, 83, 84 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आप SCQ के लिए याद रखें। जो पहले मैंने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रोसीजर और दूसरा सेक्शंस 82, 83, 84, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल भी पेपर में आपने इसको एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। 3 सेक्शंस का सेक्शन नंबर और ये डील किस चीज़ को करेंगे तो आपको अजबर होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब ये 3 जो है सेक्शन है। CRPC 82 ये है बच्चों के जराइम के बारे में। अब ये है कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा है ना तो वो जुर्म नहीं कर सकता। सेक्शन CRPC 82 ये कहता है। CRPC 82 अगेन बता रहा हूँ, ये कहता है कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो क्राइम नहीं कर सकता। CRPC 83 कहता है कि 7 से 12 साल का बच्चा है वो जुर्म नहीं कर सकता। अगर उसने कोई क्राइम क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है तो डिपेंड करता है उसकी मेंटेलिटी पे और उसके मुताबिक उसकी सज़ा होगी और सज़ा कम होगी। कि अगर उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज है या उसकी मेंटेलिटी चेक की जाएगी किस तरह के इन्वायरमेंट में था तो उसके मुताबिक उसकी सज़ा होगी। ये सेक्शन CRPC 83 कहता है। CRPC 84 जो है ये कहता है कि अगर एक पर्सन इनसेन है एट द कमीशन ऑफ द क्राइम, कोई उसने एक्ट किया है, कोई जुर्म किया है उस टाइम पे लेकिन वो खुद इनसेन था, होश आवाज़ में नहीं था, तो वो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। मैकनॉटन रूल भी यही कहता है। सेक्शन CRPC 84। अब ये 3 सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। MCQs में एग्जाम में स्नैरियो बना के आपसे पूछा जा सकता है। आप कैसे, लेट्स सपोज ऐसे स्नैरियो बन सकता है कि एक बच्चा था 7 साल से कम, 5 साल का बच्चा था, वो टॉय समझ के गन से खेल रहा था, अचानक ट्रिगर प्रेस हुआ, गोली निकली है, वो किसी मुलाजिम को लग गई, उसकी डेथ हो गई, तो अब कोर्ट क्या करेगी? तो बच्चे की कोई सज़ा नहीं होती क्योंकि 7 साल से कम उम्र बच्चे को जुर्म कर ही नहीं सकता। सेक्शन CRPC 82 कहते हैं तो उसकी कोई सज़ा नहीं होती। इस तरह स्नैरियो आपके आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं। इसी तरह कहा जा सकता है कि एक 11 साल का बच्चा है जो उसने मर्डर कर दिया या उसके हाथों हो गया, तो इस तरह उसकी सज़ा जो होगी डेफिनेटली कम होगी। क्यों? 7 से 12 साल के बच्चे क्राइम जो अगर करें तो डिपेंड करता है, अगर उनके पास नॉलेज है, उनकी मेंटेलिटी चेक करके कोर्ट जो है वो सज़ा तजवीज़ करती है। इसको सेक्शन CRPC 83 डील करता है। और मैकनॉटन रूल के मुताबिक पूछा जा सकता है कौन सा सेक्शन डील करता है, CRPC 84 करता है। नेक्स्ट आता है डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा ना तो फुली सेन था ना फुली इनसेन था कमीशन ऑफ क्राइम पे, तो अब डेफिनेटली उसकी जो पनिशमेंट है वो कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट अनफिट टू प्लीड। अब ये है कि बंदे ने कोई जुर्म किया, जब जुर्म किया उस टाइम पे वो सेन था, लेकिन उसके बाद जब केस चला है तो अब उसको डिफेंड करने के लिए वो इनसेन हो गया है, अब वो इस होश आवाज़ में नहीं है कि खुद को डिफेंड कर सके, तो दिस इज कॉल्ड अनफिट टू प्लीड। तो ये सारी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेडिको लीगल प्रोसीजर्स के स्टेप बता दी। अगर कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।